आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 10th के लिए इतिहास की नई बुक लगवाई थी जिसमें टोटल 9 पार्ट हैं, इन सभी 9 पाठों के मैंने एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसके अलावा आज मैं आपको इस वीडियो में इतिहास की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? तो आंसर देखें, पूर्व में आलमगीर, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है अब, से लेकर पश्चिम में सूतका गेंडोर यानी कि बलूचिस्तान, तथा उत्तर में मांडा, जिसको अब जम्मू के नाम से जाना जाता है, से लेकर दक्षिण में दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक था। यानी कि यहाँ तक विस्तार था सरस्वती सिंधु सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? आंसर देखें, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती, यानी कि 5-6 भागों में विभाजित करती थी। सड़कें जो थी 9.15 मीटर से तथा गलियां 3 मीटर चौड़ी थी। यानी कि जो मुख्य सड़कें थी वो 9.15 मीटर चौड़ी होती थी और जो गलियां होती थी वो 3 मीटर चौड़ी थी। उसके बाद है, सड़कें कच्ची थी तथा कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? आंसर देखें, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चीनी सभ्यता की प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी? आंसर देखें, 2 या 3 हीन गांवों का समूह, यानी कि 2 या 3 गांवों का समूह का एक फू बनता था, यानी कि 2-3 गांवों का एक फू बनता था जो प्रांत के समान होता था, जो कि एक प्रांत के समान समझा जाता था। सेकंड पॉइंट है, प्रांतों को सैंग कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गांव और नगर थे जिनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था। इसकी नियुक्ति सम्राट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? आंसर देखें, सबसे पहले है कृषि। मिस्र के लोग गेहूं, जौ, कपास, सण, अंगूर, अंजीर तथा खजूर आदि उगाते थे। फराव सिंचाई का समुचित प्रबंध करते थे। फराव जो है राजाओं को बोला जाता था। उसके बाद है पशुपालन। मिस्र के लोग गाय, भैंस, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी पालते थे। उसके बाद है व्यापार और वाणिज्य। मिस्र में आंतरिक व्यापार नील नदी द्वारा होता था। मिस्र भारत और अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? आंसर देखें, फारस की खाड़ी में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। यह यूनानी भाषा का शब्द है जो मेसो और पोटम शब्द से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य तथा पोटम का अर्थ होता है नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ 2 नदियों के बीच वाले भाग को कहते हैं। ये 2 नदियां दजला और फरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संप्रदाय अथवा रिलीजन क्या होता है? उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, किसी विशिष्ट समुदाय के अनुयायियों का हित चाहने वाले समूह को संप्रदाय अथवा रिलीजन कहते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम, ईसाईयत, शैव, वैष्णव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद पर संक्षिप्त नोट लिखें। आंसर देखें, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। उसके बाद है, इसमें 10 मंडल और 10,552 मंत्र हैं। तीसरा पॉइंट है, इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य यानी कि ईश्वर एक है। उसके बाद है, गायत्री मंत्र इसी वेद के मंत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने और कौन से वर्गों में विभाजित था? आंसर देखें, मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा था, पादरी, सामंत तथा सामान्य जन। सामंत का मतलब होता है अमीर लोग।
उसके बाद है मध्यकालीन यूरोप में नाइट कौन होते थे। आंसर देखें, मध्यकालीन यूरोप में नाइट एक उपाधि थी जो घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे। यह उपाधि वीरता व अत्याचारों से रक्षा का प्रतीक थी, जो किसी नाइट से ही उसका शिष्य बनकर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप में मैनर का क्या अर्थ था। आंसर देखें, यूरोप में छोटे सामंतों की भू संपदा को जागीर या मैनर कहते थे। मैनर में एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। इन किलों की रचना व सजावट साधारण होती थी। मैनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकाल में भारत में किसानों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताएं। आंसर देखें, मध्यकालीन भारत में किसानों की 3 श्रेणियां थी। नंबर 1, खुदकास्ट किसान। ये वह किसान थे जिनके पास भूमि का मालिकाना अधिकार होता था। उसके बाद है पाही कास्ट। ये किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। उसके बाद तीसरा है मुजारे या मुजारियां। वे किसान होते थे जो किसी बड़े जमींदार की भूमि पर कृषि करते थे तथा उन्हें उपज का एक भाग प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन क्या था। आंसर देखें, मध्यकालीन भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार था। सेकंड पॉइंट है, मध्य युग में भारतीय समाज को कर्म कांडों, अंधविश्वासों तथा भेदभावों से मुक्त कर उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को जागृत करने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तीसरा पॉइंट है, रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई व अन्य प्रसिद्ध भक्ति संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मार्टिन लूथर ने नए मत की नींव क्यों रखी। आंसर देखें, 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता की स्थिति में लोगों ने अपनी भूमि चर्च को दान कर दी। परिणाम स्वरूप गिरजाघर बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी बन गए। पोप की शक्ति में वृद्धि हुई। चर्च के शक्तिशाली होने से पोप की निरंकुशता बढ़ने लगी। अंधविश्वास बढ़ता गया। चर्च के अधिकारी भ्रष्ट हो गए। अतः चर्च की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ईसाईयत व इस्लाम के मध्य टकराव से यूरोप में क्या सामाजिक बदलाव आए। आंसर देखें, फर्स्ट पॉइंट है, यूरोप में दासों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि दास जो है वो स्वतंत्र हो गए। लगभग 200 वर्षों तक हुए संघर्ष में सामंतों के भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी स्त्रियों ने की, जिससे उनकी स्थिति में सुधार आया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एशिया व अरब से संपर्क होने से यूरोप के लोगों के खान पान, रहन सहन, आभूषणों तथा साज सज्जा में परिवर्तन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आंसर देखें, भारत प्राचीन काल से ही सभ्य, विकसित और उन्नत देश रहा है। भारत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न देशों में होती थी। यह अपनी समृद्धि व सोने की प्रचुरता के कारण विश्व में प्रसिद्ध था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ। इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ। आंसर देखें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, करनाल का युद्ध कब व किसके बीच हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। आंसर देखिए, करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह व दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद शाह की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े। आंसर देखें, पहला पॉइंट है,
मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के दौरान अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरा पॉइंट है, महमूद गजनवी भारत की असीम धन संपदा लूटकर अपने देश ले गया। उसके बाद है, महमूद गजनवी ने भारतीय ज्ञान, कला व संस्कृति के केंद्रों के रूप में उभरे नगरकोट, कुरुक्षेत्र तथा मथुरा के मंदिरों को नष्ट करके भारतीय संस्कृति को भारी हानि पहुंचाई। अगला पॉइंट है, उसके आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद की विशेषताएं बताएं। आंसर देखें। पहला पॉइंट है, साम्राज्यवाद में किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश की राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक शोषण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, साम्राज्यवादी देश के द्वारा अपने अधीन देश की जनता के हितों की अनदेखी की जाती है। तीसरा पॉइंट है, साम्राज्यवादी देश अपने अधीन देश के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर शोषण करता है। और चौथा पॉइंट है, साम्राज्यवादी देश अपने अधीन देश पर अपनी संस्कृति व धर्म को बलपूर्वक लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद से किस प्रकार भिन्न था। आंसर देखें। पहला पॉइंट है, आधुनिक साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद की तरह सैनिक या राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं था। सेकंड पॉइंट है, यह साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जा सकता है। और चौथा पॉइंट है, इसके साथ साथ इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की झलक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिपल जी की नीति क्या थी। आंसर देखें। पहला है, भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों में सोने के संग्रह और प्रतिस्पर्धा आरंभ कर दी। सेकंड पॉइंट है, समस्त यूरोप में अधिक सवर्ण, अधिक समृद्धि, अधिक कीर्ति का नारा बुलंद हुआ। अब सभी यूरोपीय देशों का ध्यान ट्रिपल जी यानी कि गोल्ड, ग्लोरी और गोड अर्थात सोना, कीर्ति एवं ईश्वर पर केंद्रित हो गया। उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को सोना भी मिला, कीर्ति भी फैली एवं धर्म का प्रचार भी हुआ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ट्रिपल जी की नीति उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में उत्पादन की तकनीक में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप गृह उद्योग के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। इसके कारण हाथ की अपेक्षा मशीन से कारखानों में अधिक उत्पादन होने लगा। इन्हीं परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, खुले द्वार की नीति क्या थी। यह नीति किसने दी थी। आंसर देखें। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक यूरोपीय देश चीन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उसी समय अमेरिका भी इस साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गया। अमेरिका ने खुले द्वार की नीति दी। इस नीति के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया कि चीन की सभी बंदरगाहें सभी विदेशी शक्तियों के लिए एक समान शर्तों पर खोल दी जाएं। इस बात को सभी देशों ने मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, चापेकर बंधुओं ने कौन सी क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया। आंसर देखें। 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग फैल गया, जिससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने रेड नामक प्लेग कमिश्नर की नियुक्ति की। रेड ने पूना में लोगों के घरों और मंदिरों में बेरोक टोक प्रवेश कर आम जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। अतः दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर नामक दो भाइयों ने 22 जून 1897 ईस्वी को रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी। उनके साथ
आर्यस्ट भी मारा गया। दोनों भाइयों को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का क्या योगदान था? आंसर देखें। नंबर 1 पहला पॉइंट, श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ के निवासी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद है 1905 ईस्वी में वर्मा जी ने भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे प्राय इंडिया हाउस कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने एक समाचार पत्र इंडियन सोशलॉजिस्ट शुरू किया। चौथा पॉइंट है, वर्मा जी ने भारतीयों के लिए 1,000 रुपये की 6 फेलोशिप भी आरंभ की, जिसके कारण शीघ्र ही इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने फ्रांसीसी व पुर्तगाली क्षेत्रों पर कैसे अधिकार किया? आंसर देखें। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस और पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसियों के अधिकार में थे। ये सभी क्षेत्र फ्रांसीसी सरकार ने 1954 में लौटा दिए। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, गोवा, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली जैसे स्थानों पर पुर्तगालियों का अधिकार था। भारतीय सेना ने 1961 में पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। उसके बाद है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ कौन से थे? आंसर है, पहला है पंचशील, दूसरा है गुटनिरपेक्षता, तीसरा है स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन और चौथा है विकासशील देशों से एकजुटता और नंबर 5 है राष्ट्रीय तथा वैश्विक हित प्राप्ति। तो ये थे आपके क्लास 10th के इतिहास की किताब से 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।